सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि जो मेंडल की जो जेनेटिक्स थी, वो क्लासिकल बायोलॉजिस्ट ने मतलब वो उसको समझ नहीं पाए उसको। देन द अथॉरिटीज ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशन बिटवीन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ, doubts were raised about whether genetic changes of the type studied by Morgan and his students were sufficient to permit the evolution and readily new structures। जो मॉर्गन और उसके स्टूडेंट्स ने जो सफिशिएंट इवोल्यूशन की जो न्यू स्ट्रक्चर्स दिए थे, जो कि विंग्स या फिर जो आइज़ के ऊपर थे, वो एक डाउट में आ गए कि क्या ये जो जेनेटिक्स मतलब जो इवोल्यूशन है उसको ये परमिट करते हैं या नहीं। Then, instead, these biologists believe that there must also occur more powerful macro mutation। उसके बाद बायोलॉजिस्ट ने ये बिलीव किया कि जो ये जो माइक्रो म्यूटेशन हो रहा है, यानी छोटे छोटे म्यूटेशन हो रहा है, उसकी जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि मैक्रो म्यूटेशन हुआ, यानी कि बहुत लार्ज स्केल में क्या हुआ हो, म्यूटेशन हुआ हो। एंड दैट इज वाज एंड दैट इट was these events that allowed great evolutionary advantages या एडवांसेस। तो ऐसे बहुत बड़े स्केल में मैक्रो म्यूटेशन हुआ होगा जिस वजह से जो इवोल्यूशन है वो इतना ज़्यादा एडवांस हुआ। नाउ ग्रेजुअली हाउएवर डाउट्स वैनिश्ड, धीरे धीरे क्या हुए, ये जो डाउट्स थे ये ख़त्म हुए, ये इबॉलिश हुए, लार्जली एज अ रिज़ल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ मैथमेटिकल जेनेटिक्स। और ये जो डाउट्स थे ये वैनिश हुए किन वजह से, ये मैथमेटिकल जो जेनेटिसिस्ट थे उनकी वजह से, जैसे स्वील ब्रिंक या रोनाल्ड ए फिशर, जॉन बर्डन, सेडरसन, हेल्डन, इनके जो साइंटिस्ट हैं इनके नाम दिए हुए हैं। दिस शोज दैट कंसीडरिंग द ग्रेट एज ऑफ अर्थ, द रिलेटिवली लो म्यूटेशन रेट फाउंड फॉर ड्रोसोफिला जीन्स। तो उन्होंने बताया कि जैसे जो अर्थ की एज है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ग्रेटली है, उस हिसाब से जो ड्रोसोफिला के जीन्स में जो म्यूटेशन है वो बहुत लो रेट से हो रहा है। टुगेदर विथ ओनली माइल्ड सेलेक्टिव एडवांटेजेस would be sufficient to allow the gradual accumulation of new favorable attributes। तो ये जो धीरे धीरे जो ये माइल्ड सेलेक्टिव एडवांटेजेस हैं, इनकी वजह से ग्रेजुअली इनके एक्यूमुलेशन से क्या हुआ, जो न्यू और जो फेवरेबल इनके कैरेक्टर्स हैं, फेवरेबल एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या हुए, जनरेट हुए। बाय द 1930s बायोलॉजिस्ट बिगिन टू रीवेंचुएट देयर नॉलेज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब 1930 में क्या हुआ, बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने वापस से अपनी जो नॉलेज थी वो लगानी शुरू की कि ये जो ओरिजिन है स्पीसीज़ का वो किस तरीके से है। और अब इस काम में उनके पास जो मैथमेटिकल जेनेटिस्ट थे वो भी आ गए थे। सो अमंग दीज न्यू डार्विन्स वर बायोलॉजिस्ट ल्यूइन हक्सले। तो अब नए एक जो डार्विनिज्म के जो जूलियन हक्सले थे, जो कि ग्रैंडसन थे डार्विन के, तो वो जो जेनेटिस्ट थे वो हो गए। उसके बाद डॉब्सन स्काई हो गए, या पैलिएंटोलॉजिस्ट जो हो गए जॉर्ज शिप्सन, और जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हो गए, यानी कि दोज हु स्टडी अबाउट बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स की जो स्टडी करते हैं, तो वो हो गए जैसे अर्नस्ट मेयर। सो इन्होंने इन 1940s ऑल फोर रोट मेजर वर्क, ईच शोइंग फ्रॉम हिज स्पेशल व्यू पॉइंट हाउ मेंडेलियन एंड डार्विनिज्म वर इंडीड कंपैटिबल। तो फिर अब इसके बाद सब लोगों ने अपने अपने जो वर्क्स थे वो लिखे, और इन्होंने स्पेसिफाई किया कि जो मेंडल थे उनके क्या व्यू पॉइंट थे, और जो डार्विन थे उनके क्या कंपैटिबल जो पॉइंट्स थे वो। The next topic which we have is early speculation about what genes are and how they act। तो पहले ही इस बात का स्पेकुलेशन हो गया था, पहले ही इस बात को भांप लिया गया था कि जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ, रीडिस्कवर हुई कि जो मेंडल के लॉ हैं इनने जेनेसिस्ट बिगिन टू speculate about both the chemical structure of the gene and the way it acts।
तो अब इस बात का भी अंदाज़ा लगने लग गया कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है जीन का वो कैसे होता है और वो किस तरीके से काम करते हैं। नो रियल प्रोग्रेस वुड बी मेड हाउएवर बिकॉज द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल रिमेन्ड अननोन। अब इसमें कुछ भी रियल प्रोग्रेस नहीं हुई, ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन था, ये सिर्फ एक मतलब अंदाज़ा लगा रहे थे कि हाँ ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, बट कोई रियल प्रोग्रेस नहीं हुई क्योंकि हमारे पास केमिकल आइडेंटिटी नहीं थी जेनेटिक मटेरियल की। Even the realization that both nucleic acid and proteins are present in chromosomes did not really help. तो अब ये जो हमें ये बात पता चल गई थी, हमें इस बात का रियलाइजेशन हो गया था कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, बट इस बात ने भी उतनी ज़्यादा कोई हेल्प की नहीं, सिंस द स्ट्रक्चर ऑफ आइदर वाज एट ऑल अंडरस्टूड। और इनका जो स्ट्रक्चर था वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि किस तरीके का है या क्या है, इसीलिए ये नाइदर वाज एट ऑल अंडरस्टूड, और ना हमें स्ट्रक्चर पता था और हमें उसका नेचर भी ढंग से पता नहीं था। The most fruitful speculation focused attention on the fact that genes must be in some sense self-duplicating। तो अब इसका एक जो मोस्ट मतलब सही अंदाज़ा जो था वो यही था कि जो जीन्स होते हैं उन पे इतना सेंस होता है कि वो सेल्फ डुप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयर स्ट्रक्चर मस्ट बी एग्जैक्ट कॉपी एवरी टाइम। और इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं जब भी ये क्या करते हैं डुप्लीकेट करते हैं तो वो एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए अपने क्रोमोसोम्स का, और वो एग्जैक्ट कॉपी होने के साथ साथ क्या बनाते हैं, 1 से 2 बनते हैं। So this fact immediately raised the profound chemical question of how a complicated molecule would be precisely copied to yield exact replicas। और अब ये फैक्ट जो है, ये फैक्ट बहुत इमीडिएटली इस बात के बोले जाने के बाद कि जो क्रोमोसोम है वो अपने आप को सेल्फ डुप्लीकेट करता है, ये बात अराइज हुई कि मतलब एक केमिकल एक क्वेश्चन उठा कि किस तरीके से इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कि खुद इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो एकदम एग्जैक्ट अपना रेप्लिका बना रहा है इतना कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी। सो some physicists also become intrigued with the gene। अब कुछ फिजिसिस्ट थे, उन्होंने भी क्या इस जीन्स में जेनेटिक्स में क्या लेना स्टार्ट किया, अपना इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। एंड व्हेन क्वांटम मैकेनिज्म ब्रस्ट ऑन द सीन इन लेट 1920s। और जब ये क्वांटम मैकेनिज्म जो थी वो आई सीन में, सो द पॉसिबिलिटी अरोज दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द जीन। तो अब ये जब क्वांटम मैकेनिज्म आई तो हमें एक पॉसिबिलिटी नज़र आई कि हाँ हम जीन्स को भी क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट वुड फर्स्ट बी नेसेसरी टू मास्टर द सब leads to the most advanced theoretical physics। तो अब हमें उसके बाद जो theoretical physics थी उसकी उसमें हमको मास्टर करनी थी। Such thoughts however never really took root, since it was obvious that even the best physicist or theoretical chemist would not concentrate themselves with the substance whose structure still awaited elucidation। और ये बात भी बिल्कुल मतलब इस बात में भी दम था कि कोई भी फिजिसिस्ट है या फिर कोई भी केमिस्ट है वो इस बात पे इंटरेस्ट नहीं लेगा कि जो सब्सटेंस जिसका हमें स्ट्रक्चर भी अभी तक नहीं पता है उसकी स्टडी पे। सो देयर वाज ओनली वन फैक्ट दैट दे माइट पॉन्डर। तो उनके पास सिर्फ एक फैक्ट था, वो ये था अब क्या है कि मुलर एंड स्टैडलर्स इंडिपेंडेंट 1927 डिस्कवर्ड, यानी इन दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग ही डिस्कवर किया दैट द एक्स रे इंड्यूस्ड म्यूटेशन। जो एक्स रे के इंड्यूस्ड म्यूटेशन है वो कैसे होते हैं, सिंस देयर इज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी दैट एन एक्स रे विल हिट अ लार्जर जीन दैन अ स्मॉलर जीन। तो ये एक पॉसिबिलिटी थी कि जो एक्स रेज हैं वो जो लार्जर जीन है, यानी कि जो लार्ज है मतलब उसमें उस पर हिट करेगा वो in comparison to smaller gene। The frequency of mutation induced in a given gene by a given X-ray does yield an estimate of the size of this gene।
और ये जो म्यूटेशन है ये क्या हो रहा है, एक गिवन जीन के एक्सरे का जब हम उसको डोज दे रहे हैं तो उसमें क्या है, एस्टिमेट जो साइज़ है जीन का उसमें क्या हो रही है, म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड है. बट इवन हेयर सो मैनी स्पेशल अजम्पशंस वर रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे भी बहुत सारे हमको अजम्पशंस यानी कि हम अज्यूम करनी थी बहुत सारी चीज़ें were required that virtually no one, not even Muller and Stendhal themselves, took the estimates very seriously. कि जो मुलर और जो स्टैंडलर थे जिन्होंने लिटरली एक्सपेरिमेंट किया था वो भी इन चीज़ों को, वो भी इन एस्टिमेट्स को क्या कर रहे थे, इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे. The next topic which we have is preliminary attempts to find a gene protein relationship. तो अब एक जो प्रीलिमिनर मतलब पहले का जो एक अटैम्प्ट है जिसमें हमें मतलब इनिशियल स्टेप्स का जो एक अटैम्प्ट है जिसमें हमें प्रोटीन और जीन का रिलेशनशिप पता चला. द मोस्ट फ्रूटफुल अर्ली एंडेवर्स टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड प्रोटीन एग्जामिन्ड the way in which gene change affect with which protein are present in the cell. तो अब एक ये जो रिलेशनशिप निकालनी थी हमें जीन के बीच में और प्रोटीन के बीच में, उसे एग्ज़ामिन करने का जो वे था वो ये था कि जो जीन है उसमें हमने चेंजेस किए और उसमें चेंजेस होने के बाद जो प्रोटीन है उस सेल का वो किस तरीके से अपना मतलब अफेक्ट डाल रहा है या वो कैसे चेंज हो रहा है. एट फर्स्ट दीज स्टडीज़ वर डिफ़िकल्ट. पहले क्या हुआ, ये स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ सिंस नो वन न्यू एनीथिंग अबाउट द प्रोटीन. तो पहले ये स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ और उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो प्रोटीन है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था. दैट वर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर सच एज आइज इन द और द विंग्स, कि जो जिस तरीके का प्रोटीन आइज में प्रेजेंट है या विंग्स में प्रेजेंट है हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं था. इट सून बिकम क्लियर दैट जीन्स विथ सिंपल मेटाबॉलिक फंक्शन वुड बी ईजियर टू स्टडी. तो ये हमारे पास एक क्लियर पिक्चर बन गई कि दो जीन्स जो कि सिंपल मेटाबॉलिक फंक्शन के हैं उनको स्टडी करना ईजी होगा. देन जीन्स अफेक्टिंग ग्रॉस स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू वो जीन्स जो कि ग्रॉस स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. One of the first useful example came from a study of hereditary disease affecting amino acid metabolism. अब इसमें से एक बहुत यूज़फुल एग्जांपल यहाँ से आया कि हमने क्या किया, हेरिडिटरी डिजीज़ की जब हमने स्टडी की तो इन हेरिडिटरी डिजीज़ को जो अफेक्ट करने वाला अम्यूनो एसिड का मेटाबॉलिज्म था वो spontaneous mutation occur in human affecting the ability to metabolize the amino acid phenylalanine. तो एक जो spontaneous mutation हमने किया एक अम्यूनो एसिड में जिसका नाम फिनाइलएलेनिन है जो कि मतलब जो अम्यूनो एसिड फिनाइलएलेनिन को क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है. उसमें हमने क्या किया, उस जीन में हमने म्यूटेशन किया. व्हेन इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर द म्यूटेंट ट्रेट ईट फूड कंटेनिंग फिनाइलएलेनिन. अब वो इंडिविजुअल जो कि होमोजाइगस है यानी कि जिसमें ये म्यूटेशन प्रेजेंट है, जब वो इस फिनाइलएलेनिन को खाता है दे आर इनएबिलिटी टू कन्वर्ट द अम्यूनो एसिड टू टायरोसिन. तो उनके पास ये एबिलिटी नहीं थी कि वो इस अम्यूनो एसिड को, ये जो फिनाइलएलेनिन है, इसको वो टायरोसिन में कन्वर्ट कर पाए. सो causes a toxic level of phenylpyruvic acid to build up in the bloodstream. तो अब ये जो फिनाइलएलेनिन था जब ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा था तो ये क्या करता था, ये ना एक टॉक्सिसिटी का लेवल जो था वो ब्लड में जनरेट कर देता था और वो होता था फिनाइलपायरुविक एसिड का टॉक्सिक. सच डिजीजेस एग्जाम्पल ऑफ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. और ये जो डिजीज़ थी ये एक इनहेरिटेंट डिजीज़ थी. सजेस्ट टू इंग्लिश फिजिसिस्ट आर्चीब्लेड E. Garrod as early in 1909 that the wild type gene is responsible for the presence of a particular enzyme. तो अब ये जो
बात हमें पता चली कि कुछ एक वाइल्ड टाइप का एंजाइम है जो कि इस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब वाइल्ड टाइप का जीन है, एंड दैट इज़ होमोजाइगस म्यूटेंट। द एंजाइम इज़ कंजेंटली एब्सेंट। और ये जो अगर होमोजाइगस म्यूटेशन है तो ये एंजाइम क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। Garrod's journal hypothesis of gene-enzyme relation was extended in 1930s by work on flower pigment by Heldon। अब ये जो गैरोड की जो हाइपोथेसिस थी, मतलब उन्होंने ये एक इमेजिनेशन दी थी कि जीन और एंजाइम के बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है बड़ा, जब हेल्डन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फ्लावर के पिगमेंट्स के ऊपर वर्क किया, एंड रोज स्कॉट मॉलफील्ड इन इंग्लैंड स्टडी ऑन हेयर पिगमेंट ऑन गिनी पी बाय राइट इन यूनाइटेड स्टेट। और जब एक और साइंटिस्ट थे रॉस स्कॉट, उन्होंने इंग्लैंड में इसके जो हेयर पिगमेंट्स होते हैं गिनी पिग्स के उनके हेयर पिगमेंट्स पे स्टडी की, सर्च थी। उन्होंने ये जो पिगमेंट है इंसेक्ट के आईज पे, एक साइंटिस्ट ने उस पर भी वर्क किया। उसके बाद बोरिस एफरेंस एंड ऑल फिर एंड जॉर्ज, अब यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन सब में काम किया है, ठीक है, वो साइंटिस्ट के नेम ये हैं। देन इन ऑल केसेस, अब ये जितने भी केसेस हमने पढ़े, चाहे वो फ्लावर का पिगमेंट हो, चाहे वो आप एक गिनी पिग के हेयर के पिगमेंट हों, या फिर इंसेक्ट की आइज़ के पिगमेंट हों, तो इन सब चीज़ में एक चीज़ जो एक रिवील हुई वो ये हुई, द एविडेंस रिवील दैट अ पर्टिकुलर जीन अफेक्ट अ पर्टिकुलर स्टेप। तो ये पता चला कि एक जो पर्टिकुलर जीन है वो एक पर्टिकुलर स्टेप को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव पिगमेंट। और एक मतलब एक रिस्पेक्टिव पिगमेंट, फॉर एग्जांपल अगर रेड है तो उस रेड पर्टिकुलर पिगमेंट के फॉर्मेशन में हुज एब्सेंस चेंज से द कलर ऑफ फ्लाई आइज, जिसकी एब्सेंस में अगर वो जीन उसमें प्रेजेंट नहीं है तो उसकी एब्सेंस में क्या होगा, वो जो कलर होगा वो क्या होगा, वो सिंथेसाइज नहीं होगा या वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि इस फ्लाई में क्या है, जो रेड है कलर वो रूबी में चेंज हो गया। हाउएवर द लेक ऑफ फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रेलेवेंट एंजाइम, अब हमारे पास क्या है, फंडामेंटल नॉलेज है नहीं कि ये जो स्ट्रक्चर है उस रेलेवेंट एंजाइम का वो कैसा है। रूल्ड आउट डीपर एग्जामिनेशन ऑफ द जीन एंजाइम रिलेशनशिप। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है जो इस रिलेवेंट एंजाइम का है वो क्या कर रहा है, एक डीप एग्जामिनेशन कर रहा है वो इन जीन और एंजाइम के रिलेशनशिप पे। एंड नो अश्योरेंस कुड बी गिवन आइदर, और इसमें कोई अश्योरेंस नहीं दी जा सकती है कि द मोस्ट जीन कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हालांकि इस बात की कोई अश्योरेंस नहीं दी कि जो ये जीन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। बाय देन इट वाज सस्पेक्टेड दैट ऑल एंजाइम्स वर प्रोटीन। बट एक बात का ये मतलब हमने एक बात का अंदाज़ा ये लगा लिया कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, और दैट ऑल प्रोटीन्स आर अंडर जीन कंट्रोल। या फिर ये बात एक अंदाज में आ गई कि जितने भी प्रोटीन हैं वो जीन के कंट्रोल में ही सिंथेसाइज हो रहे हैं या वो जीन के कंट्रोल में है। As early in 1936, it became apparent to the Mendelian geneticist that future experiment of the sort successful in elucidating the basis feature of Mendel genetics were likely to yield productive evidence। तो 1936 में क्या हुआ, जो मेंडेलियन जेनेसिस्ट थे उन्होंने ये मतलब फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स में ये बात को सॉर्ट आउट कर लिया कि ये जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एविडेंस होने वाली है हमारे लिए इस बात को जानने के लिए कि ये जीन्स किस तरीके से एक्ट करते हैं। Instead, it would be necessary to find biological objects more suitable for chemical analysis। हालांकि ये बात सही है कि हमें नेसेसरी जो बायोलॉजिकल
ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ज़्यादा सूटेबल हैं इस केमिकल एनालिसिस के लिए, हमें वो चाहिए. They were aware, moreover, that contemporary knowledge of nucleic acid and protein chemistry. तो अब हमें एक जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज है न्यूक्लिक एसिड की और प्रोटीन्स की वॉज कम्प्लीटली इनएडिक्वेट फॉर अ फंडामेंटल केमिकल अटैक ऑन इवन द मोस्ट सूटेबल बायोलॉजिकल सिस्टम. तो ये जो न्यूक्लिक एसिड की और ये जो प्रोटीन थी, इनकी जो फंडामेंटल हमें नॉलेज थी वो भी इनएडिक्वेट थी. वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं थी कि हम इसको एक सूटेबल बायोलॉजिकल सिस्टम में अप्लाई कर पाएँ. Fortunately, however, the limitation of chemistry did not deter them from learning how to genetic experiment with chemically simply mold bacteria and viruses. लेकिन फॉर्चुनेटली ये एक बहुत अच्छी किस्मत की बात है हमारे लिए कि ये जो लिमिटेशंस थी केमिस्ट्री की, उसने हमें जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मतलब किसी भी तरीके की बीच में रुकावट नहीं पैदा की कि जो हम केमिकली जो हम सिंपल ऑर्गेनिज्म थे जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या मोल्ड्स, हमने उन पे ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये किए. एज वी शैल सी, the necessary chemical facts become available almost as soon as geneticists were ready to use them. और ये भी बात सही है कि जो केमिकल फैक्ट्स थे वो धीरे धीरे क्या हुए, अवेलेबल होना शुरू हो गए जैसे जैसे जो जेनेटिसिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, उनको यूज़ करने के लिए रेडी हो रहे थे. तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब हमारी एक छोटी सी समरी बची हुई है जो हम पढ़ेंगे. दैट हेरिडिटी इज़ कंट्रोल्ड बाय क्रोमोसोम. हमें ये बात पता है कि जो हेरिडिटी है मतलब कोई अपने पेरेंट्स की तरह दिख रहा है, वो हमारे क्रोमोसोम से कंट्रोल होती है. विच आर सेल्यूलर कैरियर्स ऑफ जीन. और सेल्यूलर लेवल पे ये जो होते हैं ये जीन के क्या होते हैं, कैरियर होते हैं. हेरिडिटरी फैक्टर्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय मेंडल इन 1865. अब ये जो हेरिडिटरी फैक्टर्स थे ये सबसे पहली बार मेंडल ने डिस्कवर किए थे और डिस्क्राइब किए थे 1865 में. बट देयर इम्पोर्टेंस वर नॉट रियलाइज्ड अंटिल द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी. लेकिन जो उनकी इम्पॉर्टेंस है वो 1936 के अराउंड जाके लोगों ने पहचानी, साइंटिस्ट ने पहचानी, यानी ऑलमोस्ट 100 साल के बाद. ईच जीन कैन एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड एलिल्स. तो हमें ये बात पता चल गई कि जो जीन्स हैं ये डिफरेंट जो फॉर्म्स होती हैं, वेराइटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनको हम एलिल्स कह रहे हैं, उनकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. मेंडल प्रपोज दैट अ हेरिडिटरी फैक्टर नॉट नोन टू बी जीन फॉर each hereditary trait is given by each parent to each of its offspring. तो ये जो मेंडल ने हेरिडिटी का जो फैक्टर था वो ये प्रपोज किया कि ये जो हेरिडिटरी ट्रेट होते हैं ये पेरेंट्स से अपने हर एक ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं. द फिजिकल बेसिस फॉर दिस बिहेवियर इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. और जो इसका फिज़िकल बेसिस है वो ये है कि जो क्रोमोसोम है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये रैंडमली होता है. ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच हैप्लॉइड सेल. और जो n नंबर की सेल होती हैं उनमें ये 2n वाले जो क्रोमोसोम होते हैं ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. व्हेन 2 जीन्स आर ऑन द सेम क्रोमोसोम्स. अब जब 2 जीन्स अगर एक सेम क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हैं तो उनका क्या होता है, लिंकेज होता है, यानी कि वो एक साथ इनहेरिटेड होने की उनकी जो कैरेक्टर्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं. Genes affecting different characteristics are sometimes inherited independent of each other. और कई बार ऐसा होता है कि ये जो जीन्स हैं ये एक दूसरे के, कई बार क्या ये हमेशा होता है कि जो जीन्स होते हैं ये एक दूसरे के इनहेरिटेंस से इंडिपेंडेंट होते हैं बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, क्योंकि वो अलग अलग क्रोमोसोम्स में लोकेटेड होते हैं. In case linkage is seldom complete because homologous chromosome attack to each other during meiosis and often break at identical spots and rejoins, that is crossover. तो अब ये जो लिंकेज वाली प्रोसेस है ये कई बार ये मियोसिस में होती है जिसमें जो ब्रेकेज होती है क्रोमोसोम्स की और क्रॉसिंग ओवर जिसे हम कहते हैं. सो क्रॉसिंग ओवर ट्रांसफर जीन्स इनिशियली लोकेटेड ऑन अ parental derived chromosome 1 onto gene grouping
ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मैटरनल पेरेंट। तो अब ये क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो पैटर्नल क्रोमोसोम है उसके कुछ जीन्स मैटरनल में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। Then different alleles from the same gene arise by inheritable changes in the gene itself। और इसके बाद जो different different mutations हैं वो arise होते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं? ये genes के जो particular alleles होते हैं उनकी वजह से होते हैं। Normally genes are extremely stable and are copied exactly during chromosome duplication। नॉर्मली जो जीन्स होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं और वो जैसे क्रोमोसोम में होते हैं वो वैसे के वैसे क्या होते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। म्यूटेशन अकर ओनली रेयर एंड यूजुअली हैज़ हार्मफुल कंसिक्वेंसेस। म्यूटेशन बहुत रेयरली होता है और इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। Mutation does, however, play a positive role since the accumulation of rare favorable mutation provides the basis of genetic variability that is presupposed by the theory of evolution। लेकिन हम म्यूटेशन को पूरी तरीके से ख़राब ही नहीं कह सकते। वो अगर उसका अगर वो जो वेरिएबल जो फेवरेबल म्यूटेशन है अगर वो हो रहे हैं, वो कुछ अच्छे इन्वायरमेंट के साथ कोप अप करने वाले फैक्टर्स को अगर वो जनरेट कर रहा है वो म्यूटेशन, तो वो म्यूटेशन किसके लिए, इवोल्यूशन की थ्योरी जो है उसको क्या करता है, प्री सपोज करता है वो। सो फॉर मैनी ईयर्स द स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड द केमिकल वेज इन विच दे कंट्रोल सेलुलर कैरेक्टर्स वर अ मिस्ट्री। तो बहुत सारे सालों तक बहुत सारे सालों तक क्या था, ये जो स्ट्रक्चर था जीन का वो, और ये किस तरीके से केमिकली काम करता है, ये एक मिस्ट्री बनी रही। As soon as large number of spontaneous mutations has been described, अब जैसे जैसे spontaneous mutations जो थे वो describe हुए, it become obvious that a one gene one character relation does not exist and that all complex character are under the control of many gene। तो अब टाइम के साथ हमें ये पता चला कि वन जीन यानी एक जीन है और उसका एक ही कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ रहा है, ये वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है और बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके लिए अलग अलग जीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द मोस्ट सेंसिबल आइडिया पोस्टुलेटेड बाय गैरोड इन 1960 वाज द जीन अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। अब एक बहुत सेंसिबल सा आइडिया ये था जो गैरोड ने पोस्टुलेट किया, उन्होंने बताया कि जो जीन है वो क्या करते हैं, वो सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं एंजाइम की। हाउएवर द टूल्स ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स organisms such as corn plant, the mouse and even the fruit fly Drosophila were not suitable for detailed chemical investigation of gene protein relationship। तो ये जो मेंडेलियन के जेनेसिस्ट थे जिन्होंने कॉर्न प्लांट पे, माउस पे या ड्रोसोफिला पे, दैट इज़ फ्रूट फ्लाई, उस पे काम किया, तो उनके पास दे आर नॉट सूटेबल केमिकल इन्वेस्टिगेशंस उन पे नहीं हो पाई कि ये जो जीन प्रोटीन का रिलेशन है ये क्या है। For this type of analysis, work with a much simpler organism was to become indispensable। तो अभी इस काम के लिए हमको क्या करना पड़ा, और ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म जो थे वो उनकी हेल्प लेनी पड़ी या उनसे कराना पड़ा। सो हमारा ये पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। Then we have the next chapter which we will discuss in our next lecture, and the chapter is nucleic acid convey genetic information। So meet you in the next video. Till then, keep revising. Thank you.